Hi everyone, I welcome you to the Way to Heal. First of all, congratulations to all of you who has qualified CTET this year. और जिनका नहीं भी हुआ है ना, उनको बहुत ज्यादा ये चीज अपने ऊपर हावी करने की जरूरत नहीं है कि हाँ मेरा CTET नहीं निकला। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, अगर नहीं निकला आप नेक्स्ट टाइम मेहनत करेंगे, हो जाता है। फेलियर्स जो हमारी जिंदगी में होती है ना, फेलियर्स हमारी जिंदगी में एक स्पीड ब्रेकर की तरह आता है। जैसे आप रोड पे चल रहे होते हैं, स्पीड ब्रेकर आता है तो आप क्या करते हैं, वहां पे थोड़ा सा अपनी स्पीड स्लो करते हैं, फिर उसके बाद आप फिर अपनी स्पीड को पकड़ के अपनी मंजिल की तरफ चल देते हैं। तो सिमिलरली आपको अपनी जिंदगी में ये रूल लागू करना है, आपको यही चीज करना है। अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है, हर इंसान को ना फेलियर का सामना तो करना ही पड़ता है। अगर आप जिंदगी में कुछ भी कर रहे होते हैं तो फेलियर का सामना करना होता है। एक बार में एक चीजें आपको नहीं मिल जाती जो आप चाहते हैं। डिफरेंट फेलियर्स आते हैं, वो सबकी लाइफ में आता है। तो फेलियर को आपको एज ए स्पीड ब्रेकर लेना है और उसके बाद आपको अपनी स्पीड फिर एक अपने पेज पे लेना है और अपनी मंजिल तक पहुंचना है। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले, आप देख रहे हैं सीटेट के बाद क्या है, और जिन लोगों का अगर सीटेट क्वालिफाई नहीं हुआ है तो नेक्स्ट सीटेट कब होगा उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग डिफरेंट चीजों को बात करने वाले हैं कि सीटेट के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपके पास है जिसके थ्रू आप कर सकते हैं चीजें। अब्रॉड जा सकते हैं आप, इंडिया में प्राइवेट स्कूल्स ज्वाइन कर सकते हैं, फिर गवर्नमेंट में कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज हैं जिसमें आपको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है जिसको आप अवेल कर सकते हैं, और कैसे कैसे उस रास्ते पे चलना भी है। सिर्फ इन्फॉर्मेशन होना बड़ी बात नहीं है, उस इन्फॉर्मेशन होने के बाद हमें ये भी जरूरी है कि हमें पता तो चले कि इसको फॉलो करके कैसे वो चीजें अचीव की जाती है। तो सारी चीजें हम लोग एक एक करके आज बात करने वाले हैं, और उम्मीद है कि इस सीरीज को मैं आगे बढ़ाता जाऊंगा और डिफरेंट चीजों के बारे में आपको बताता रहूंगा। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें नेक्स्ट सीटेट की, तो ये सवाल बहुत ज्यादा आता है कि भाई नेक्स्ट सीटेट अब कब होगा, दिसंबर में होगा या जुलाई में होगा। देखिए, अगर एक पैटर्न आप देख रहे हैं ना, तो सीटेट वाले ने कहा क्या था कि जुलाई और दिसंबर दोनों मंथ्स में आपको सीटेट होगा, यानी साल में 2 सीटेट होने वाला है। लेकिन ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिल रहा है। जुलाई का सीटेट काफी टाइम से हो नहीं रहा है, दिसंबर को ही सीटेट देखने को मिल रहा है। तो अभी एग्जैक्टली ये कह पाना काफी मुश्किल है कि हाँ भाई जुलाई में होगा ही सीटेट या फिर दिसंबर में ही होगा एक बार में। तो अभी इस पोजीशन में जहां पे भी हम लोग हैं, ना कोई अभी हमारे पास इंटीमेशन है, ना कोई इन्फॉर्मेशन है, और वैसे भी अभी सीबीएसई अभी केवीएस और सीटेट का एग्जाम करा के फ्री हुई, और बाकी चीजें भी हैं, इंटरव्यूज बैक टू बैक कई चीजें हैं, और सीटेट के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं है। तो मैं तो ये कहूंगा जिनको नेक्स्ट सीटेट करना वो अभी तक प्रिपरेशन करते रहें, धीरे धीरे, और डिफरेंट चीजों को भी साथ में लेके चलें, ताकि जब भी सीटेट नेक्स्ट होगा तो आपके पास एक अच्छा सा टाइम मिल जाएगा। लेकिन अभी ये क्लियरली कहना मुश्किल है कि हाँ भाई जुलाई में होगा या नहीं होगा, या फिर दिसंबर में होगा, कब होगा नहीं होगा, ये बिल्कुल एग्जैक्टली कह पाना काफी मुश्किल है। ठीक है, तो ये बात होगी नेक्स्ट सीटेट के बारे में। अब हम लोग यार बात करते हैं कि आपने अगर सीटेट कर लिया है, जिन लोगों ने, उनके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, आप क्या चीजें आप अब कर सकते हैं नेक्स्ट। देखिए, इसमें आपके पास ना बेसिकली 2-3 अपॉर्चुनिटीज आती है। एक तो भाई आपके पास है कि भाई गवर्नमेंट जॉब में जाओगे आप, गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात करेंगे। दूसरी बात हम लोग करेंगे यहाँ पे ना, दूसरा हम लोग ये ले लेते हैं प्राइवेट जॉब एंड प्राइवेट जॉब की बात कर लेते हैं, और हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत ना अब्रॉड की भी बात करते हैं कि अब्रॉड भी आप जा सकते हैं, जो कि इस वाले में कम लोग बात करते हैं, या फिर कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो सारी बातें हम लोग यहाँ पे इसमें करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अगर प्राइवेट जॉब की बात करें तो मेरा क्या व्यू है ये भी बताऊंगा मैं, क्या अपॉर्चुनिटीज है, सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। अगर आपके पास सीटेट का सर्टिफिकेट है, और छोटे मोटे स्कूल में बिना सीटेट के भी हो जाता है वैसे, लेकिन आपके पास अगर सीटेट का सर्टिफिकेट है तो आप प्राइवेट स्कूल में जा सकते हैं, कोई भी स्कूल में। और प्राइवेट के बारे में ये भी मैं बता दूं, कुछ लोगों का जैसे कि ना अलग अलग मानना है भाई, कुछ लोग प्राइवेट को बहुत ज्यादा वो नहीं मानते, जस्ट बिकॉज ऑफ पर्क्स एंड सम वैल्यूज। उसके बाद लेकिन अच्छे स्कूल में आप जाएंगे तो स्टिल आपको फायदा है। प्राइवेट में भी अगर कोई अच्छे स्कूल में जाते हैं तो अच्छा खासा आपको फायदा हो जाता है। तो आप प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं, अच्छे अच्छे स्कूल में जाके इंटरव्यूज दे सकते हैं डीपीएस वगैरह में, जहां पे आपको एक पे स्केल भी अच्छा सा मिल जाता है, और बाकी जो भी लीव वगैरह जो भी चीजें हैं उनकी फैसिलिटीज थोड़ी ठीक ठाक रहती है। ठीक है, लेकिन अभी इस पे बात भी करेंगे कि प्राइवेट में आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए इस पॉइंट में, अभी अगर आपने अभी सीटेट क्वालिफाई किया है तो। दूसरा अब्रॉड की बात करते हैं। अब्रॉड भी आप जा सकते हैं। आपको मैं बताता चलूं, अब्रॉड में जितनी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में अगर सैलरी नहीं है ना, उतना स्कूल के टीचर को, स्कूल लेवल के टीचर्स को दी जाती है। तो अब्रॉड के लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। इसमें आपको पासपोर्ट बनाना होता है, डिफरेंट एजेंसीज में जाकर के आपको इंटरव्यू देना होता है। इंटरव्यू के लिए नेक्स्ट कभी वीडियो में बना दूंगा, मैं बताऊंगा आपको कि अब्रॉड के लिए इंटरव्यूज कैसे होता है, आप कैसे कैसे चीजें करते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शंस होता है। लेकिन इन दोनों ऑप्शंस को मैं अभी फिलहाल के लिए क्या कहूंगा, अगर आपकी एक अच्छी सी प्रिपरेशन हो गई, आपने सीटेट पहले क्वालिफाई किया तो जाइए, वरना आप क्या कीजिए, 4-6 महीने ना, कम से कम 6 मंथ्स कम से कम आप अपना प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। क्योंकि आप इंडिया में या फिर कहीं भी आप एग्जाम का एक प्रोसेस देखेंगे, सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम होती है। आपका एक माइलस्टोन अगर तैयार हो जाता है ना, एक अच्छा सा बेस तैयार हो जाता है, तो आप फिर उसको रिवाइज करते रहिए। आप अपनी डिफरेंट जगह में पढ़ा सकते हैं, इसके साथ साथ आप ट्यूशंस दे सकते हैं, ट्यूशंस और कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। ये तो आप पे
लेकिन मैं फिर अगेन यही कहूंगा, आप 4-6 महीने ऐसी अच्छी सी तैयारी कर लीजिए, अच्छी सी प्रिपरेशन कर लीजिए, ताकि आपका एक बहुत अच्छा सा बेस बन जाए। उसके बाद आप रिवाइज करते रहना और ये सब चीजें कर सकते हो। और ट्यूशन आप इसके साथ साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप 2-3 घंटा 4 घंटा जो भी आप फ्री होते हैं उस हिसाब से देकर के आप थोड़ा सा फाइनेंशियली थोड़ा सा फ्री फील करते हैं अपने आप को। तो प्राइवेट जॉब की ये कहानी है, आप चाहें तो इधर जा सकते हैं। अब हम लोग आते हैं गवर्नमेंट जॉब में। गवर्नमेंट जॉब में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास, इस पे हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहला अगर मैं देखूं केवीएस की अगर बात करते हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन, केवीएस की हम लोग अगर बात करते हैं, देखिए इसकी वैकेंसी थोड़ी लेट आती है। अगर हम लोग देखें पिछले 3-4 साल बाद ये वैकेंसी आई हुई थी अभी, और अभी इनका हुआ है सब कुछ, मतलब कि एग्जाम रिटर्न अभी हुआ है, इंटरव्यू भी होना बाकी है, जिसमें बहुत लोग लाइन में हैं, लोग वेट कर रहे हैं इंटरव्यू का। तो इसके बारे में अभी कह पाना बहुत मुश्किल है कि भाई कब आएगी। अब ये भी कहना बहुत अजीब होगा कि भाई हाँ 3-4 साल बाद आएगी, 2 साल बाद आएगी, या फिर कब आएगी, ये एग्जैक्टली कह पाना मुश्किल है। तो अभी इसके बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन ये भी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आप इसके लिए भी प्रिपरेशन करते हैं, बच्चे बहुत करते हैं और लोग बहुत इंटरेस्टेड भी होते हैं इसमें जाने के लिए। दूसरी अपॉर्चुनिटीज की अगर मैं बात करूं आपके पास, तो स्टेट एग्जाम्स होते हैं आपके, जैसे कि आप सुपर टेट की बात कर लें, यूपी में जो सुपर टेट होता है इसकी बात कर लें, एस टेट की बात कर लें, हरियाणा टेट की बात करते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग रीट के बारे में बात कर सकते हैं, राजस्थान के बारे में ना, राजस्थान में जो रीट होता है इन सब के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग एमपी टेट को भी ले सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स है यार। तो इन सब एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। सुपर टेट की अगर बात करूं तो अगेन एक बहुत अच्छी जॉब है यहाँ पे, और इसकी एलिजिबिलिटी बाहर वाले दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं, इस पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जो कि इसके बारे में भी एक लंबी सी कहानी है, उसके बारे में डिस्कस करना जरूरी है। हरियाणा टेट दे सकते हैं आप, रीट दे सकते हैं, एमपी टेट दे सकते हैं। तो इन एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सब सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत एस टेट का थोड़ा अलग रहता है, और ऑलमोस्ट सारी चीजों का सेम ही रहता है। सिलेबस वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप ये सब चीजें दे सकते हैं, ठीक है। अगर मैं एक और बात करूं अभी यहाँ पे, तो 7 फेज वाली जो वैकेंसी होगी बिहार की, 7 फेज लिख देता हूं मैं, बिहार की 7 फेज वाली के लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं, जो बिहार में 7 फेज की वैकेंसी आने वाली है। बिहार का सबसे पहले मैं बताता चलूं बिहार में जॉब कैसे लगती है। अब तक का जो पैटर्न था, अब जो नई नियमावली आएगी उसमें क्या होगा, उसमें एक बड़ा बहस का मुद्दा है वो, कि भाई क्या होगा, कैसी कैसी बातें चल रही है, वो एक अलग चीजें हैं। फिलहाल अगर आप बिहार में जॉब की बात करें तो वहां पे क्या होता है, मेरिट बेस पे आपके एग्जाम होता है, आपको सीटेट चाहिए होता है। आपके पास अगर सीटेट है, या फिर पहले कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि बीटेट भी हुआ है, बिहार टेट हुआ है, तो दोनों में आपको एक ही चाहिए होता है। आपके पास अगर सीटेट है, सीटेट आप क्वालिफाइड है और आपने टीचर्स ट्रेनिंग कर रखा है, डीएलएड या बीएड कर रखा है, और आपके पास अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तो उन सब के मार्क्स का एग्रीगेट, यानी कि 10th के 12th के, आपके पास ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन का, या फिर अगर सिर्फ 12th है, सीटेट है, उसके बाद आपके पास क्या होता है भाई, डीएलएड बीएड होता है। तो ये सब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी है, 10th 12th ग्रेजुएशन बीएड डीएलएड जो भी है, इन सब के मार्क्स के एग्रीगेट करके, इन सब के मार्क्स को जोड़ करके उनका एवरेज निकाल करके आपको यहाँ पे मेरिट बन के आपको जॉब मिलती है बिहार में। तो यहाँ पे थोड़ा सा आसान रहता है कंपेरेटिवली, यानी अपने सीटेट पास कर लिया और आपके एकेडमिक्स में ठीक ठाक मार्क्स हैं, अच्छे मार्क्स हैं, तो आपको कहीं ना कहीं आप जाके टिक जाते हैं, आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं जॉब मिल जाती है। तो ये सारी बातें थी। अब इस सब के ऊपर एक हम लोग बात करने वाले डीएसएसबी के बारे में, कि दिल्ली में आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या चीजें हैं। तो ये सब होप कि आपको समझ आ गई होगी बात। अब हम लोग एक अच्छे से एग्जाम की बात करते हैं, हम लोग यहाँ पे डीएसएसबी की बात करते हैं, शायद 4th नंबर है, DSSB, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ये एक बोर्ड है जिसके थ्रू आपको दिल्ली में जॉब मिलता है, एमसीडीज के स्कूल में। यहाँ पे हम लोग अभी प्राइमरी की बात कर लेते हैं पहले, ठीक है, पीआरटी, प्राइमरी टीचर की बात कर लेते हैं। एमसीडी और डीओई के जो भी स्कूल्स है ना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के, तो और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के, उनके स्कूल्स में आपको यहाँ पे जॉब मिलती है, और एक बहुत अच्छी जॉब होती है, एक हैंडसम जॉब है। अब ये बात अगर हम लोग करें कि अच्छी जॉब है, हैंडसम जॉब है, अच्छे सारे पर्क्स हैं, बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज, मेडिकल अलाउंसेस, ठीक है, ये सारी चीजें जब यहाँ अच्छी है, तो इसके साथ साथ इसका कट ऑफ भी हाई जाता है, एग्जाम बड़ा एग्जाम एक माना जाता है, ठीक है। इसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, एक बड़ा एग्जाम होता है, इसमें प्रिपरेशन भी आपको बहुत अच्छे बहुत कायदे से करना होता है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट कभी वीडियो में बता देंगे कि कैसे कैसे इसके एक एक मतलब कि जैसे है ना कि सिलेबस का क्या डिवीजन है, वो पूरा तो हम लोग नेक्स्ट में बात करेंगे। अभी थोड़ा सा एक ओवरव्यू बात करते हैं कि कितने पार्ट में एग्जाम होता है और क्या क्या चीजें होती है। बाकी अगर आपको मैं बोलूँ ना कि टॉपिक वाइज सिलेबस, जैसे कि रीजनिंग है तो रीजनिंग के अंदर क्या क्या पढ़ना है, मैथ्स है तो उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, जीके जीएस के अंदर क्या पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश के अंदर क्या पढ़ना है, या फिर आप अगर बात करें पेडागोजी के अंदर क्या पढ़ना है, तो उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको अच्छे से बना करके। फिलहाल हम लोग ये देखते हैं कि इसके ना 2 पार्ट में एग्जाम होते हैं। एग्जाम एक ही होता है, ठीक है, एग्जाम आपका एक होगा, एक दिन में ही होगा और एक सिटिंग में होगा, लेकिन पार्ट 2 होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में बात करेंगे तो आपको यहाँ पे इंग्लिश पूछा जाता है, आपको यहाँ पे हिंदी पूछा जाता है, आपको यहाँ पे रीजनिंग पूछा जाता है,
और यहाँ पे इधर मैं लिख देता हूँ, आपको यहाँ पे मैथ्स पूछा जाता है और आपको यहाँ पे जीके एंड जीएस पूछा जाता है, ठीक है, ये होता है। और पार्ट बी में बात करें, ये पूरे सब 20-20 के होते हैं, टोटल 100 मार्क्स के हो जाएंगे। 20 की इंग्लिश पूछी जाएगी आपको, 20 हिंदी, 20 रीजनिंग, 20 मैथ्स, 20 जीके जीएस, ठीक है। और यहाँ पे ये पूरा 100 का हो जाएगा। और पार्ट बी में आपको सिर्फ और सिर्फ पेडागोजी पूछा जाएगा, पेडागोजी पूछा जाएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पूछा जाएगा, जो कि अपने आप में 100 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ईच पार्ट का जो क्वालिफाइंग जो होता है ना, क्वालिफिकेशन क्वालिफाई करने के लिए आपको 40% चाहिए होता है मार्क्स। 40 से कम लाएंगे आप तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, मतलब आपका जो कॉपी मत कह लो, आप ये कह लो कि आपको चेक ही नहीं किया जाएगा, आपका जो वैलिड ही नहीं होगा, आप एक वैलिड कैंडिडेट होंगे ही नहीं, आपका पार्टिसिपेशन हटा दिया जाएगा। यहाँ 40% कम से कम क्वालिफाइंग मार्क्स है, लेकिन सिर्फ 40% का मतलब यहाँ पे 40% का मतलब 40 मार्क्स, यहाँ पे 40 मार्क्स, 40-40-80। तो इसमें आपका सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन के लिए कट ऑफ बहुत हाई जाता है 150 के आसपास, उससे ज्यादा। और कई बार पेपर के डिफिकल्टी लेवल पे भी डिपेंड करता है और कितने लोग पेपर दे रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, कम में भी हो जाता है, ठीक है। तो ये एक बड़ा एग्जाम है, ये एक बड़ा माइलस्टोन है आपके लिए। आप अगर इसके लिए लेना चाहते हैं तो बहुत जल्दी वैकेंसी आने वाली है, आप इसके लिए अभी से प्रिपरेशन कर सकते हैं, सारी चीजें बहुत अच्छे से इसको कर सकते हैं। और साथ साथ मैं केवीएस का बता दूं, केवीएस का मैं बताते बताते रह गया था। केवीएस में क्या होता है, 2 पार्ट में आपके एग्जाम्स होते हैं बेसिकली, एक रिटर्न एग्जाम होता है, एक इंटरव्यू होता है। अब रिटर्न एग्जाम जब क्वालिफाई कर लेते हैं आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। 3 टाइम्स बेसिकली कैंडिडेट को बुलाते हैं केवीएस वाले, और आपका वहां पे इंटरव्यू लिया जाता है, उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होता है। होप यार सारी चीजें क्लियर है आपको। अगर कोई चीज पूछना है, कोई अब तक आपका सवाल है तो आप मुझे प्लीज पूछेंगे कमेंट सेक्शन में। और आप मुझे ये जरूर बताएं कि किन किन लोगों का अभी केवीएस में अभी इंटरव्यू में नाम आने के चांसेस है, कितने मार्क्स हैं, ये कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताएं। और आपको अगर कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो किसी भी एग्जाम के लिए, या फिर कोई भी आपकी चीजें, कोई क्वेरी हो पर्सनल, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। So yeah, that is for today. Please stay connected, keep growing. Thank you so much. Bye bye. Take care.